Hello dears, welcome to the KB tutorial, and today we are going to start the new topic which name is non-for-profit organization. So without any delay, let's start with the beginning of introduction of non-for-profit organization. So my first question, what is NPO? What is NPO stands? Name is not for profit organization. In short you can say NPO. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ NPO। ठीक है जी, आपने ये सीखना है कि NPO है क्या चीज़ है। जैसे कि आपको इनके नाम में ही पता लग गया होगा, नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट इज नोट मीन्स N, प्रॉफिट मीन्स P, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स O। तो व्हाट इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वैसे तो इसका नाम खुद में ही सेल्फ डिवाइन है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं, मीन्स आपको कह रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका पर्पस, जिनका जो पर्पस है या एम है वो क्या है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब NPO क्या हो गया, NPO वो हो गए जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये क्या करती होंगी, तो फिर NPO क्या है। ऐसी NPO का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, ये प्रॉफिट तो नहीं कमाएगी, ये तो हमने देख लिया। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसका पर्पस क्या होगा, इसका पर्पस होगा वेलफेयर करना। वेलफेयर किसकी करेगी, सोसाइटी की और अपने मेंबर्स की। मीन्स ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट तो नहीं कमाएगी, बट वो जो काम करेगी वो किसके हक में करेगी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और मेंबर्स। मतलब हर वो काम जो सोसाइटी के काम में आए, जिससे सोसाइटी का भला हो, सोसाइटी का फ़ायदा हो। सोसाइटी मीन्स हम लोग, हम सारे, जितना भी पूरा हिंदुस्तान है, पूरा कल्चर, जिनका प्रोत्साहन मिले। कोई इलीगल काम नहीं करेगी, मतलब जैसे कोई ड्रग्स वगैरह ये नहीं बेचेगी, इनके खिलाफ एक्शन लेगी। अगर कोई ये काम करता है तो सोसाइटी के फेवर में काम करेगी। ठीक है जी, जो सोसाइटी के फेवर में काम करेगी वो होगी NPO, या मेंबर्स के, जो मेंबर्स की हेल्प करेगी। अब मेंबर्स कौन होगा वो हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है नहीं, जो मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स होंगे उनको फ़ायदा पहुंचाएगी, उनकी हेल्प करेगी या लोगों की हेल्प करेगी, लेकिन कभी प्रॉफिट नहीं कमाएगी। आप इस वर्ड पे जरा फोकस जरूर करना, यही हमने पढ़ना है। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, इसका पर्पस क्या है, वेलफेयर करना है सोसाइटी का। ठीक है जी, हमें इतना तो चलो समझ में आ गया कि NPO है क्या। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने ये देखनी है, जैसे कि हमने देख लिया कि इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है और सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये प्रॉफिट नहीं कमाएगी, अगर इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, अगर ये प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हो गया, ये प्रॉफिट नहीं कमा रही, इसका मतलब यहाँ पे ना सेल हो रही है ना परचेज हो रही है, ना सेल कर पा रही है ना परचेज कर पा रही है। ठीक है जी, ना सेल होगी ना परचेज होंगी। जब सेल नहीं है तो डेटर नहीं है, परचेज नहीं है तो क्रेडिटर नहीं है ना। जब सेल परचेज नहीं है तो ऑब्वियस है स्टॉक भी नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर इस कंपनी का पर्पस प्रॉफिट कमाना ही नहीं है तो इट्स मीन्स जब यहाँ पे प्रॉफिट की कोई बात ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट क्या था, जहाँ पे हम सेल की
और परचेज़ की इंफॉर्मेशन दिखाते थे। अगर आपको याद हो, हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते थे, आपने 11th में और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी हमने बनाया, हम यहाँ पे क्या दिखाते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, यही होता था। यहाँ पे क्या दिखाते थे, परचेज, यहाँ पे क्या दिखाते थे, सेल, यहाँ पे क्या दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें आप दिखाते थे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जब सेल परचेज ही नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं, बातें खत्म। कुछ समझ में आया? जब ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बनेगा तो क्या बनाएंगे फिर, जब ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है। इस मीन्स कि यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं। जब कंपनी प्रॉफिट ही अर्न नहीं कर रही तो कंपनी का P&L अकाउंट भी नहीं बनेगा, ना ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो बैलेंस शीट किसकी बनाओगे जब कुछ है ही नहीं? ठीक है जी, कुछ क्लियर हो रहा है? अब कईयों को लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, फिर हमें करना क्या है। इसका मतलब यहाँ पे ना ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। बैलेंस शीट अभी के लिए मैं मान रहा हूँ कि ये भी नहीं बन रही, तो ये तीनों तो बन ही नहीं रहे, तो फिर यहाँ पे बनेगा क्यों, क्या बनाएंगे हम? और ये अंडरस्टैंडेबल है, जब कंपनी का पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर ये कंपनी करेगी क्या, इसके अकाउंट्स बनेंगे कैसे, क्वेश्चन ये है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो हम यहाँ पे अब पढ़ने के वाले हैं। तो हमें यहाँ पे पढ़ना हुआ, एक तो हमने देखा कि एनपीओ है क्या चीज़, ठीक है जी। एक तो हमने पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट इज एनपीओ है क्या। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न नहीं करती है, सोसाइटी के वेलफेयर में काम करती है, उसको कहते हैं एनपीओ, ठीक है जी। तो ये एनपीओ एक्चुअल में है क्या? एनपीओ है कुछ नहीं, ये एक संस्था है, ये देखो ये एक संस्था है, ये झोपड़पट्टी से बना देते हैं, ये एक संस्था है, ठीक है जी। ये एक चैरिटेबल है, ये चैरिटी करती है। यहाँ पे एक पर्सन्स है बहुत सारे, ये समझ लो, ये ABCD है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है जी। ये आया, ये कम चैरिटी है ABC, ये ABC एक संस्था है। ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे आता है, इसको 10,000 रुपये या 10 लाख रुपये डोनेशन दे के चला जाता है। ये क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है कि ये लो चंदा। डोनेशन का मतलब क्या होता है, चंदा। इसने इसको क्या दिया, चंदा, रख लो। B आया, B ने भी इसको दे दिया, ये लो 5 लाख मेरी तरफ से। C आया, इसने भी दे दिए 1 लाख रुपये। ये आया, इसने भी कहा ये लो 1,000 रुपये। तो आपको समझ आ रहा है, ये एक संस्था, इसके पास पैसे आ रहे हैं, 10 लाख एक आए, है ना, प्लस 10 लाख प्लस 5 लाख एक आए, प्लस 1 लाख एक आया, प्लस 1,000 एक आया। तो 10 5 15 16 लाख 1,000 रुपये इसके बाद टोटल आ गया। क्वेश्चन ये जो 16 लाख 1,000 रुपये इसके पास आ गया, इसका होगा क्या? अब ये 16 लाख 1,000 मैंने किसको दिया था? मैंने तो 16 लाख 1,000 इस संस्थाओं को दिया था ना, उस संस्था का नाम क्या है, ABC। तो इसके पास, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिए 4 लोगों, ऐसे सोचो कितने लोग इसको पैसा देते होंगे। तो इस पैसे को, ये जो 16 लाख 1,000 है, इसको कोई मैनेज तो करेगा ना। ये ABC को कोई तो चलाएगा, चलाना कौन चलाएगा, इसको चलाते हैं जी ट्रस्टी, ठीक है जी। इसका कोई ट्रस्ट होगा, आपने कई बार सुना भी होगा ट्रस्ट नाम, इसको ट्रस्टी बनाते हैं। तो ट्रस्टी इसको हैंडल करता होगा, ये पूरा खेल कौन संभालता होगा, ट्रस्टी। ये उसका काम है ट्रस्टी का, वो ये करता होगा। और ट्रस्टी अपॉइंट कैसे होंगे, ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे इनके मेंबर्स, जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो इसको अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट कौन करेंगे, मेंबर्स। अब मेंबर्स कौन होंगे, मेंबर्स वो होंगे, ये जो संस्था है, ये जो चैरिटी मैंने किया, ये एक्चुअली में एनपीओ क्या कर रही है, ये एक चैरिटी है, संस्था के, ये चैरिटी के लिए बनाई जाती है। ये यहाँ पे जो भी पैसा दिया जाता है डोनेशन में, जो ये मैनेज होगा डोनेशन, ये लोगों की वेलफेयर के लिए है। यही तो हमने शुरू में पढ़ा भी था कि ये सोसाइटी के जो भी पैसा इसके पास आएगा वो क्या करेगी, मैनेज करेगी ट्रस्टी, और उसको कहाँ पे लगा जाएगा, ये देखो वेलफेयर सोसाइटी और उसके मेंबर्स के लिए। वेलफेयर पर्पट, इसका प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, प्रॉफिट तो ये अर्न करेगी नहीं, तो ये पैसा कहाँ जाएगा, ये लोगों की भलाई के लिए यूज़ होगा। जैसे आपने CSR एक्टिविटी भी सुनी होगी कंपनियों के अंदर कि चलो गमले लगा दिए, पेड़ लगा दिए बड़े सारे, या गरीबों के लिए टॉयलेट बना दिया, या बहुत सारी अदर वो भी एक्सेट्रा आप हेल्प कर सकते हो सोसाइटी की, वो आपको करना है। जैसे कोरोना वॉरियर्स ने बहुत सारा फूड बांटा, इस तरीके से आप वेलफेयर कर सकते हो। और इसकी, ये तो वो मेंबर्स। अब मेंबर्स की बात कर रहे थे कि मेंबर्स कौन होगा। तो होता क्या है, जब ये एनपीओ चैरिटी बनता है, कोई भी बंदा इसके अंदर, जो मेंबर्स कौन होगा,
मेरे को जैसे लेट्स से ये एनपीओ एबीसी मुझे यहाँ पे मुझे भी यहाँ पे अब डोनेशन करने या मैं इसका कोई मेंबर बनना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस संस्था को अप्रोच करूँगा कि मुझे भी अपना एक मेंबर बना लो। वो मुझे मेंबर बना लेगी, उसकी कुछ वो फीस चार्ज करेगी, है ना। जो भी फीस वो चार्ज करेगी वो फीस मैं इसको दे दूंगा, ये मुझे इसके बदले में एक कार्ड बना के दे देगा, उस कार्ड में लिखा होगा ये डैश पर्सन इसका मेंबर है, बस ख़त्म। तो इसकी वो कुछ फीस चार्ज करती है, एनुअल फीस भी हो सकती है, मंथली फीस भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो इस संस्था के साथ जुड़ा होगा उसका क्या कहलाएगा, मेंबर्स। वो मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और थोड़ा डिटेल में चले इसके एग्जांपल्स की बात करें तो कौन कौन हो सकते हैं। आपके स्कूल्स, क्या आपके स्कूल्स जो है, यहाँ पे मैं मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। जबकि जो आपके प्राइवेट स्कूल्स है उनका पर्पस तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही होता है ना। तो इनका तो पर्पस ही प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब ये एनपीओ नहीं है, ये एनपीओ है, ठीक है जी। और एग्जांपल देखते हैं, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जांपल्स। और कौन से हो सकते हैं, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्या वो भी इधर आएंगे, जी हाँ। और क्या होते हैं, आपके टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मस्जिद, सब इधर आएंगे। ये सब क्या है, चैरिटी है। या और भी एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए बनी है या चैरिटी के पर्पज से बनी है, वो सारी यहाँ पे क्या कहलाएगी, एनपीओ, क्योंकि इनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों का हेल्प करना है, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन ही उठता है, हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी ऊपर, क्योंकि इनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ना ट्रेडिंग बनेगा, ना पीएनएल बनेगा, ना बैलेंस शीट बनेगा, तो फिर होगा क्या। तब क्वेश्चन ये है कि जो हम भी तक हमने क्लास 11th में या कॉलेज में पढ़ा है कि हम क्या करते थे, शेड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होते थे। आपको याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लगाते थे, या फिर शेड्यूल 3 जो हमने फॉलो किया है, क्या ये शेड्यूल 3 की अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट बनाते थे हम, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी अदर्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर जो भी इस पर अप्लाई होते हैं, क्या सेम चीज़ें, या यूं कहें जो कंपनी एक्ट 2013 है या 1956 है, इनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम इस एनपीओ पे अप्लाई होंगे या नहीं। क्वेश्चन ये है, अप्लाई होंगे या नहीं। तो आंसर इज यस। इसको भी कंपनी एक्ट 2013 1956 की सारे सेक्शंस, लॉ सब कंप्लाई करने पड़ेंगे, सब इसको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर इसको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है, इसके बहुत सारे सेक्शन है कंपनी एक्ट में, मुझे एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 8, 12 ये सारे सेक्शंस हैं जो इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे आपको यहाँ पे कंप्लाई करवाने पड़ेंगे। तो कंपनी एक्ट 2013 के अगर सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करवाने हैं तो इसका मतलब ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब ये भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में तो डबल एंट्री सिस्टम चलता है। तो आंसर इज यस, डबल एंट्री सिस्टम इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब एनपीओ डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो करेगी और कंपनी एक्ट 2013 के सारी की सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इसको पूरे करने पड़ेंगे। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शेड्यूल सब एज पर स्टैट्यूटरी इसको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लॉ 8 और 12 इसके ऊपर बोलते हैं। लेकिन पर्पज इसका प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगेन क्वेश्चन वही है, अगर इसका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये करेगा क्या, फिर ये बनाएगा कैसे, फिर इसके फाइनल अकाउंट्स बनेंगे कैसे, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन ये है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ है क्या। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी, इसमें तो आप बना ही रहे थे, जैसे कि मैंने डिस्कस किया ऊपर कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आप यहाँ पे P&L अकाउंट बनाते थे, आप यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे शेड्यूल 3, और कंपनी था तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते थे। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है सबको बनाना, ये आप बनाते थे। बट अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एनपीओ की, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एनपीओ की, तो एनपीओ के अंदर तो बात वही है, अगर एनपीओ है तो एनपीओ के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट तो बन नहीं रहा, ना P&L बन रहा, ना बैलेंस शीट बन रही है, ना ये बन रही है, तो फिर बनाएंगे क्या। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे फिर हम,
तो अब यहाँ पे आपका बनता है जी एनपीओ के अंदर जो एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो आपको बनाने पड़ेंगे। तो एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहला नंबर आता है जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पे बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नंबर 1। सेकंड बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड में बनता है बैलेंस शीट। अब कईयों को लग रहा होगा बैलेंस शीट बन रहा है, यहाँ पे हम बैलेंस शीट बोल देते, कई जगहों पे आपको उसका नाम मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही तो हम इसको एग्जैक्ट बैलेंस शीट बोल देते, लेकिन इसका ऑल्टरनेट नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी है, हम इसको ये भी बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ये वाले फाइनल अकाउंट क्यों बन रहे हैं, ये क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि ये कंपनी का पर्पस प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। तो जो प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी जो कंपनी, जब उसका नेट प्रॉफिट और लॉस निकलेगा ही नहीं तो हम प्रॉफिट कहाँ से ढूंढेंगे। इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये 3 चीज़ें है क्या चीज़, ये है क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट, ये है क्या, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको जहाँ तक पढ़ा वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ये है क्या चीज़। यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। चलिए सबसे पहले हम ये रीड करते हैं कि व्हाट इज एनपीओ, मीनिंग ऑफ एनपीओ। चलिए एनपीओ को पढ़ते हैं। अ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड, क्या डिफाइन है, ऑर्गेनाइजेशन हुज प्राइमरी एम, फोकस ऑन प्राइमरी एम इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगी, सर्विसेज, किसको, टू इट्स मेंबर, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ ग्रुप और सोसाइटी के लिए। तो यही हमने पढ़ा है। एनपीओ नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को क्या देगी, सर्विस देगी, सोसाइटी में उनकी ग्रुप ऑफ सोसाइटी या वेलफेयर में काम करेगी, उनके भले के लिए काम करेगी। सर्विस टू मेंबर्स का मतलब ये है कि उनको सस्ते में जो इनके मेंबर्स होंगे, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जो एनपीओ है उस पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जिम में जाते हो तो जिम में आप मेंबरशिप फीस देते हैं ना, जिम में जाने के लिए आप क्या करते हो, आप पैसे देते हो, तब आप उसके मेंबर्स बन जाते हो। तो जिम भी आपका क्या है, मेंबरशिप देना पड़ता है ना, नॉन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इस तरीके किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए आपको एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है, वो सस्ती होती है। तो ये क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को सर्विसेज, फॉर एग्जांपल उसको कोई हेल्प चाहिए आपके किसी मेंबर को, ठीक है नहीं, तो वो क्या करेगी, ये एनपीओ उसके लिए अरेंजमेंट करेगी। लेट से उसकी एबीसी बीमार है, तो एबीसी बीमार है, जैसे अभी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे, तो वो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने के लिए इसका पैसे नहीं है, तो ये क्या करेगी, इसकी हेल्प करेगी, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर इसको अरेंज करवा के देगी। अगर वो इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर लोगों को 1000 रुपये में दे रहा है, तो ये अपने मेंबर्स को सस्ते, या हो सकता है फ्री में दे देगा या फिर सस्ते में दे देगा, चलो ठीक है तुम्हारे लिए 500 रुपये क्योंकि तुम हमारे मेंबर हो, या तो फ्री में देगा या सस्ते में दे देगा। तो आपको ये याद रखना है, तो वो अपनी मेंबर्स की हेल्प करता है, ठीक है जी। तो ये आपके हो गए सर्विस टू इट्स मेंबर्स या ग्रुप ऑफ सोसाइटी को। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ठीक है जी, आप चैरिटी के लिए बना सकते हो। इसको मैनेज कौन करेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था, एक ट्रस्टी होगा जो सारे पैसों को मैनेज कर रहा होगा। ट्रस्टी कौन होता है, जो पैसों का लेखा जोखा रखता है, संभाल के रखता है कि क्या पैसे आया क्या गया। एंड नोट इन एनी ड्राइवन बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट टू एनी ड्राइवन बाय प्रॉफिट। पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, नोट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी, यही पर्पस है, हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना इसमें प्रॉफिट नहीं है। एग्जाम्पल स्कूल्स, चैरिटी, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटी, सब क्या लोगों के भले के लिए काम करते हैं। स्कूल्स वगैरह आपके सारे जितने भी आते हैं इसके अंदर सब, ठीक है जी। हमने समझा मीनिंग ऑफ एनपीओ क्या है। हमने हर चीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो करैक्टर्स भी एक बार देख लेते हैं, हालांकि करैक्टर सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल प्रोवाइड अ सर्विस, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, सर्विस देगी। कैसे, या तो नो कॉस्ट, मतलब या तो फ्री में देगी, या मिनिमल कॉस्ट, मिनिमम मतलब वही जो मैंने आपको, या तो फ्री में दे देगी या 500 रुपये में दे देगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, द नेचर ऑफ सर्विस, एजुकेशन और टू हेल्थ और रिक्रिएशन, ये सारा इनका काम होगा। द एम इज़ टू प्रोवाइड वेलफेयर सोसाइटी, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नॉट मेकिंग प्रॉफिट, नहीं कमाएगी, वेलफेयर में काम करेगी।
द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है चैरिटेबल सोसाइटी, देयर सब्सक्राइबर आर कॉल्ड। देखा, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इसकी मेंबरशिप लेंगे, उसको सब्सक्राइबर जो होंगे इसके, उसको क्या कहा जाएगा, मेंबर्स। ठीक है जी, इसको मेंबर्स बोला जाता है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और देखते हैं और क्या है। दिस ऑर्गेनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी फंक्शन एज मैनेज बाय ट्रस्टी। ठीक है जी, प्राइमरी फंक्शन जो मैनेज कौन करेगा, ट्रस्टी करेगा, और बाकी कौन होंगे, इनके मेंबर्स होंगे इलेक्टेड बाय ओन मेंबर। इनके जो मेंबर्स होंगे वही इस ट्रस्टी को क्या करेगा, अपॉइंट। ठीक है ना, वो इसमें वोट डालेंगे, मेंबर्स क्या देंगे, वोट देंगे। तो जो वोट में जैसे ABCD इलेक्शन, ABCD या 3 बंदे ABC, ये 3 बंदे जो खड़े हुए हैं किसके लिए, ट्रस्टी के लिए। तो इसके जो मेंबर्स होंगे BC या समझ लो एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, 5, ये जो मेंबर, ये जो इलेक्शन करेंगे वोट, किसी ने A को वोट दिया, किसी ने B को, किसी ने C को, 4 ने B को दे दिया, 5 ने A को दे दिया, C के, जो भी जीतेगा इसमें से, तो उसमें से एक मेंबर चूज कर लिएगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ट्रस्टी बन जाएगा। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी ऐसे बिजनेस में हाथ नहीं डालेगी जिससे इसको प्रॉफिट हो, क्योंकि इसका पर्पस कभी भी प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। यही तो हमने पढ़ा, इसका पर्पस नॉट टू प्रॉफिट है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, नॉट टू प्रॉफिट अर्न है। जब इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो ये कभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर सकती जिससे इसको प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो हैंस रिलाई ऑन इनकम सोर्स, लाइक कौन सी इनकम पे रिलाई करेगी, जो मैंने अभी कहा था, जो इसके मेंबर्स बनेंगे और उसको जो पैसा देंगे उसको क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन या डोनेशन जो लोग देंगे, या गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलती है, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे जिससे इनकम हो रही है, या कोई लेगेसी मिल रही है, फाइनेंशियल इंस्टी गवर्नमेंट से मिल रही है। क्या सब के टर्में हमने अभी पढ़नी है, हम आगे चल के टर्म को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो डोंट वरी, अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करनी है सारी टर्म्स, अभी तो हम इंट्रो ही पढ़ रहे हैं। द फंड्स और एनी सरप्लस जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने यहाँ पे देखा, अगर ये पर्पस इसका प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, है ना। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था, या बाय साइड में नेट लॉस आता था। अब क्वेश्चन ये, जब ये संस्था जो होगी, ये चैरिटी NPO, इसका पर्पस तो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। जब प्रॉफिट कमाना नहीं है तो P&L नहीं बनेगा, P&L नहीं बनेगा तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो आएगा ही नहीं। जब मेरा प्रॉफिट कमाना है नहीं तो मेरा तो नेट प्रॉफिट और लॉस आ ही नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा था, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। इससे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो जाता है, कोई प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, तो हम इसको नाम क्या देंगे? क्या मैं इसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बोलूँ? तो आंसर इज नो, मैं इसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं बोलूँगा, क्योंकि हम कोई P&L तो बना ही नहीं। जब P&L नहीं बना रहा तो मैं इसको नेट प्रॉफिट और लॉस नाम नहीं दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे प्रॉफिट को सरप्लस बोलूँगा कि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, और जो आपका लॉस होगा उसको डेफिसिट बोलेंगे, मतलब घाटा। तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे सरप्लस बोलेंगे, लॉस को आप डेफिसिट बोलोगे। ठीक है जी, क्योंकि हम इसको प्रॉफिट और लॉस नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं था, तो वो मिसगाइड ना करे, इसलिए हमने इसके नाम बदल दिए। ठीक है जी, तो ये इसका नाम होगा प्रॉफिट और लॉस। तो आगे देखते हैं, लीगली बाइंडिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो इसको सारा, और जो यहाँ पे देखते हैं मैंने, द फंड और सरप्लस जनरेटेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट टू द जर्नल फंड पे क्रेडिट कर देंगे। ये हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ देखेंगे अभी। इट इज लीगली बाइंडिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो इनको सारे के सारे स्टैट्यूटरी लॉ फॉलो करने में दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी एक्ट 2013 या 1956 को फॉलो करना पड़ेगा। एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड फंड। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा, हम इसको अभी और डिटेल में देखेंगे कि क्यों इनको फाइनल अकाउंट बनाने ही क्यों है, क्यों फॉलो करने इनको स्टैट्यूटरी। हम अभी देखते हैं कि इसको क्यों फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है जी। आगे लिखा है जी, इट प्रिपेयर एनुअली। ये एनुअली बनाएंगे, जैसे हर साल नॉर्मल हम P&L अकाउंट बनाते हैं, इसको भी ये एनुअली पूरे साल बनाएगी। ठीक है, तो आपको ये हर साल बनाने पड़ेंगे। एनुअली फाइनल अकाउंट एवरी ईयर शोइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर साल बनाने पड़ेंगे। एनुअल फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर फॉर इट्स, किसके लिए बनाओगे? हमने पहले भी पढ़ रखा है, हम जो अकाउंटिंग के जो बनाते थे बुक्स, जो हम बुक्स बनाते थे, वो हम किसके लिए बनाते थे? एक्सटर्नल लोगों के लिए बनाते थे और इंटरनल लोगों के लिए बनाते थे। ये हमने पढ़ा था। बुक्स हम किस लिए बनाते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती थी, शेयर होल्डर यूज़ करते थे, डिबेंचर होल्डर हो गए, शेयर होल्डर हो गए,
गवर्नमेंट हो गए, क्रेडिटर हो गए, आपके बैंक्स हो गए, ये सारे के लिए बनाते थे। तो ऐसे सिमिलर यहाँ भी हम किसके लिए बनाते हैं, मेंबर्स के लिए। और मेंबर्स कौन है, वही जिन्होंने इसमें पार्ट किया था। और इन लोगों के लिए भी, बैंक्स के लिए भी, गवर्नमेंट शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं हो सकते क्योंकि कोई शेयर नहीं है इस कंपनी में। गवर्नमेंट के लिए आप बना सकते हो, बैंक्स के लिए बना सकते हो, ठीक है जी। ये लोग इन पे देखते हैं, ठीक है जी। दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीए कंप्राइज, फिर से ये 3 चीज़ों में डिस्कस किया गया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी और बैलेंस शीट बनाएगी। बैलेंस शीट को हमने कहा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है, हम इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़, एक्चुअल में कहना क्या, जहाँ पे हम डिटेल में रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द डिटेल डिस्कशन ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. So we'll be meet on the next lecture. Bye. Thank you for the watching.